मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। उसको स्टार्ट करने से पहले हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं मोमेंटम का। मोमेंटम एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि प्रोडक्ट है मास का और वेलोसिटी का। तो मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डिफाइन कर सकते हैं मोमेंटम एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इट इज डिनोटेड बाय p। इसको हम p से डिनोट करते हैं और ये प्रोडक्ट होता है मास और वेलोसिटी का, राइट। अब मास और वेलोसिटी को हमने समझ लिया। अब ये मोमेंटम करता क्या है उसको समझते हैं। देखिए, मास जो एक कांस्टेंट है, मास एक कांस्टेंट है, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। ये ग्रेविटेशन चैप्टर में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आप याद रखिए कि मास जो है एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और वेलोसिटी जो है वो वेरी करती है, राइट। तो अगर वेलोसिटी किसी ऑब्जेक्ट की वेरी कर रही है तो उसका जो मोमेंटम है वो भी वेरी करेगा, राइट। अब एक और चीज समझते हैं, जैसे कि एक ट्रक है, एक खाली ट्रक है। एक ट्रक के अंदर जो है उसका कुछ मास होगा, मान लेते हैं m, और उसकी कुछ वेलोसिटी होगी v। लेकिन जब ये ट्रक लोडेड हो जाएगा, जब इसके अंदर हम सामान भर देंगे, गुड्स डाल देंगे, तो इसका मास भी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब ये ट्रक का मास नहीं रहेगा, ट्रक प्लस जो गुड्स उसका मास हो जाएगा। तो मास भी यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं एज वी एड मोर मैटर टू इट। तो मोमेंटम जो है हमारा p, मोमेंटम की जब हम बात कर रहे हैं p की, तो p क्या है हमारा, इट इज डिनोटेड एज मोमेंटम। ये कब चेंज होगा, जब हमारा या तो मास चेंज हो जाए या फिर वेलोसिटी चेंज हो जाए। जितना ज्यादा हमारा हैवियर, जितना ज्यादा हमारा मास होगा उतना ज्यादा हमारा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा हमारी वेलोसिटी होगी उतना ज्यादा हमारा मोमेंटम होगा। फॉर एग्जांपल इमेजिन करिए, एक मक्खी है, एक फ्लाई है, हाउस फ्लाई। वो मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बहुत ज्यादा स्पीड है मक्खी के लिए, बट फिर भी मान लेते हैं 1 मीटर पर सेकंड वो मूव कर रही है। उसका मास कितना है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मास है, होगा मान लेते हैं 1/10 ऑफ अ ग्राम, ठीक है। तो इसका जो मोमेंटम होगा, इसका मोमेंटम बहुत ही लो वैल्यू का आएगा, बहुत कम वैल्यू होगी उसकी। लेकिन वहीं अगर हम बात कर रहे हैं एक ट्रक की, एक ट्रक जिसका वेट मान लेते हैं 1000 kg है, मान लेते हैं 1000 kg है, और ये मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से, तो ये जो मोमेंटम की वैल्यू आएगी p की, ये बहुत ज्यादा होगी। तो मोमेंटम जो है हमारा दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है, हमारा मास पे और हमारा वेलोसिटी पे। मोमेंटम के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज जुड़ी हुई है जो होता है इम्पैक्ट। मैं आपको बस छोटे से उसमें समझा देता हूँ। जब एक क्रिकेट प्लेयर किसी भी बॉल को कैच कर रहा होता है, तो अगर वो अपने हाथ को क्या करता है, जैसे ही जो बॉल की डायरेक्शन होती है उसी के साथ पीछे लेके आता है। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो जो वेलोसिटी है जिससे वो बॉल मूव कर रही है, वो उसके हाथ बहुत ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगी, जिससे उसका हाथ हर्ट हो सकता है। इसलिए आपने कभी जब क्रिकेट खेलते हो तो जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल आ रही है उसी डायरेक्शन में अगर हम पीछे अपने हाथ को लेकर आते हैं तो हम उसका टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं, जिससे हमारा जो इम्पैक्ट है वो कम हो जाता है। जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, देखिए, जो मोमेंटम जो होता है बहुत ज्यादा होता है उनका, उन व्हीकल्स का जो बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे होते हैं या फिर जिनका मास भी ज्यादा हो लेकिन कम स्पीड से मूव कर रहे होते हैं। जैसे बड़े बड़े ट्रक्स अगर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हैं और अगर वो किसी चीज को हिट करते हैं, तो उसका जो मोमेंटम होगा उससे वो जो जिस भी पर्सन को या किसी ऑब्जेक्ट को हिट कर रहे हैं उसको वो खत्म कर सकते हैं, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस ऐसे ही अगर एक जो बुलेट होती है, बुलेट बंदूक की गोली, बुलेट जो होती है उसका मास मान लेते हैं 10 ग्राम है, लेकिन उसकी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा होती है, उसकी जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा होती है। इसलिए जो ओवरऑल जो मोमेंटम आता है p, वो बहुत ज्यादा होता है, और अगर किसी पर्सन को वो बुलेट हिट करते तो उसके लिए फेटल भी हो सकता है, जानलेवा भी हो सकता है। तो जब आपने सोचा होगा कि जो हमारे रोड्स वगैरह होते हैं उन पे स्पीड लिमिट होती है, 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर। अब तो एक्सप्रेस वे जो होते हैं उनकी स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर है। तो इन सब का मतलब क्या है, इन सब को हम रिलेट करते हैं अपने मोमेंटम के कॉन्सेप्ट से। अब देखिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं 500 किलोग्राम की कोई व्हीकल है और वो मूव कर रहा है 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इसका जो मोमेंटम आएगा वो बहुत ज्यादा होगा, और इस फोर्स, इस मोमेंटम से अगर वो किसी चीज को हिट कर रहा है तो वो जो व्हीकल है वो डिस्ट्रॉय होने के 100% चांसेस है।
तो ऐसे में जो हमारी स्पीड्स होती हैं, स्पीड लिमिट, हमें इसको फॉलो करना चाहिए और अपनी जो स्पीड है उसको कम रखना चाहिए, क्योंकि अगर हायर स्पीड पे जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फेटल हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। अब स्लो स्पीड पे आप चल रहे हो तो स्लो स्पीड पे आपका जो मोमेंटम होगा उसकी वैल्यू भी कम आएगी, इसलिए उसका जो इम्पैक्ट है, उससे होने वाला जो नुकसान है वो भी कम होगा। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अब मोमेंटम किसी ऑब्जेक्ट का अगर रेस्ट पोजीशन में है, मतलब मोमेंटम की बात करते हैं, मोमेंटम क्या होता है हमारा एम वी। अब वी क्या है, वी है हमारी जीरो। वी जीरो का मतलब है कि ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट पोजीशन में है। अब रेस्ट पोजीशन में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, तो मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम भी हमारा जीरो हो जाएगा। अब मोमेंटम को की यूनिट्स को समझते हैं। मोमेंटम को हम मेजर प्रोडक्ट है, बेसिकली ये प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का। मास को हम मेजर करते हैं केजी में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। तो हमारी जो मोमेंटम की यूनिट आई है, ऐसा यूनिट केजी मीटर पर सेकंड आ गई है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। एक स्टोन है 10 केजी का, उसको हमने 2 मीटर पर सेकंड की जो वेलोसिटी है उससे फेंक दिया है, तो उसका जो मोमेंटम आएगा हो जाएगा 2 केजी मीटर पर सेकंड, राइट। आगे डिस्कस करते हैं। न्यूमेरिकल में स्किप कर रहा हूँ ताकि हम आगे जो हमारा सेकंड लॉ है उसको समझ सके। तो जो हमारा सेकंड लॉ है, न्यूटन सेकंड लॉ है, ये क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ जो हमारी जो 3 लॉज है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉ है। क्यों? क्योंकि ये हमें फोर्स का कॉन्सेप्ट देता है। अब देखते हैं कैसे फोर्स का कॉन्सेप्ट देता है। ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये अब जो मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, एम वी बाई टी। अब वी माइनस यू बाई टी कर देते हैं इसको, क्योंकि वेलोसिटी जो है हमारा मास तो हमारा कांस्टेंट है। देखो मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज क्या होगा वो देखते हैं। हमारा जो मास है वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो क्या चेंज होगा, हमारा वेलोसिटी चेंज होगा, ठीक है। वेलोसिटी रेट जहां भी आ जाए वो हमें समझ लेना है कि हमें टी से डिवाइड करना है, टाइम से डिवाइड करना है। तो हमारा एम क्या है, मास है, वो कांस्टेंट है। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की। वी है फाइनल वेलोसिटी, और ये टी जो है टाइम है। तो इनिशियल वेलोसिटी को हम लेते हैं एम यू, इनिशियल मोमेंटम को लेते हैं एम यू, और जो हमारा फाइनल मोमेंटम है उसको लेते हैं एम वी। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम वी माइनस यू, राइट। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम करने के लिए क्या करेंगे, टी से डिवाइड करेंगे। अब ये वाला एक्सप्रेशन है ना, कुछ कुछ आपको याद होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो v माइनस यू बाई टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा a। तो यहाँ पे a पुट कर देंगे, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा हमारा, ये आ जाएगा एम वी माइनस यू बाई टी। अब ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो अप्लाइड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स के। तो जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं उसके अनबैलेंस्ड फोर्स के बराबर जो है इक्वल था, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो इसको हमने हटा के क्या करना है, इसको हटा के हमें a रख देना है। तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा हमारा एम ए। अब f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आ गया। तो ये कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कांस्टेंट जब हम हटाते हैं तो हम एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है उसको हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, तो उसको हमने k लिख लिया है, ठीक है। कि वैल्यू को हमने 1 रख दिया है, हमने मान लिया है कि वैल्यू 1 है, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा f इज इक्वल टू एम ए का। अब ये f क्या है, f फोर्स, फोर्स। अब इसकी यूनिट निकालते हैं, मास को केजी में, मीटर पर सेकंड को सॉरी एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये जो आ गया ना हमारे पास, ये फोर्स की यूनिट आ गई है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूटन। इसी को हम बोलते हैं न्यूटन। अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार आप फिर से देख लेना इसको, आगे डिस्कस करते हैं। देखो फोर्स क्या है हमारा, फोर्स हमारा किसी भी एक बार इसको फिर से हम ब्रशअप कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अनबैलेंस्ड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब इसको हमने जो है हमारा एक्सप्रेशन था, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से a से रिप्लेस कर दिया है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम ए आ जाएगा। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कांस्टेंट लगाना पड़ता है, वो हमने k लगा दिया है। f इज इक्वल टू के एम ए, और k की वैल्यू को हमने रख लिया 1, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचा है वो बचा है f इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। अब ये जो हमारा फोर्स का एक्सप्रेशन है इसको हमने ऐसा यूनिट में निकाली है उसकी, वो हो जाएगी हमारी केजी
मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी हो जाएगी मास की यूनिट और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगी हमारी एक्सेलरेशन की यूनिट। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन क्या होता है? आप देखो ये एक्सप्रेशन है हमारा F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। तो हम क्या निकाल रहे हैं? 1 न्यूटन निकाल रहे हैं, तो हमें यहाँ भी सब कुछ 1 करना पड़ेगा। 1 केजी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां से हमारी डेफिनेशन निकल के आएगी क्या, कि जब एक बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन देखा जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, किस बॉडी के अंदर जिसका मास 1 केजी है, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा, उसके ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है? 1 न्यूटन है। जब किसी 1 केजी मास वाले ऑब्जेक्ट में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देखा जाएगा, तब हम कहेंगे कि उस पर लगने वाला फोर्स क्या है? 1 न्यूटन है। अब यहां से ना हम एक जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसको समझ लेते हैं कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे समझते हैं। F इज इक्वल टू हमारा क्या है? m इंटू ए है। अब हम क्या कहते थे कि जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें था कि जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट, उसमें क्या था बेसिकली कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और इन द मोशन इट विल स्टे इन दैट स्टेट ओनली, कि वो जिस स्टेट में है, या तो मोशन की स्टेट में हो या रेस्ट की स्टेट में हो, उसी स्टेट में रहेगा अनलेस इट इज कंपेल्ड टू चेंज स्टेट बाय अप्लाइंग अनबैलेंस्ड फोर्स। जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगा के हम उसकी स्टेट को चेंज नहीं करेंगे, वो अपनी स्टेट में ही रहेगा। तो अब देखते हैं, अब हम फोर्स क्या कर रहे हैं? फोर्स को लगा रहे हैं कि फोर्स हमारा क्या है? 0 है। ठीक है, फोर्स हमारा क्या है? 0 है। तो फोर्स 0 होगा तो हमारा क्या हो जाएगा? फोर्स हमारा क्या है? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाय टी। ये हमारा एक्सप्रेशन था। अब उसके बाद क्या है, हमने क्या किया है, जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है u, वही हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, कोई हमारा ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग ही नहीं रहा है, तो जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा था उसी वेलोसिटी से वो बाद में मूव करता रहेगा। तो हमारा ये एक्सप्रेशन के अंदर हम क्या करेंगे? F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। अब ये दोनों तो सेम हो गई है, तो 0 हो जाएगा। u इज इक्वल टू यू, v इज इक्वल टू यू हो जाएगा, तो u माइनस यू क्या हो जाएगा? 0। तो F इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर फोर्स नहीं लग रहा है, तो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, या तो रेस्ट में होगा तो उसी रेस्ट में ही रहेगा, या जो हमारा मोशन में होगा तो मोशन में रहेगा। तो जो वेलोसिटी है उसका अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो सेकंड जो लॉ है उससे हम फर्स्ट लॉ भी डिराइव कर सकते हैं, उस फर्स्ट लॉ को भी समझ सकते हैं। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा हट गया है सिलेबस से, बट वी विल ट्राई कि अगर वीडियो ज्यादा लंबी नहीं हुई तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। तो आज की वीडियो में हमने समझा मोमेंटम के बारे में, हमने समझा मोमेंटम क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, हमने समझा फोर्स का एक्सप्रेशन कहाँ से हमने निकाला है, हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को समझा, हमने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझा। तो ये हमने इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर कवर किया है। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाए तो आप वीडियो में के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।